धरती पर एक ऐसा देश है जहां जमीन पर हरियाली कम और नजरों के सामने रेगिस्तान की रेत ज्यादा दिखाई देती है, जहां हवा में ताजगी से ज्यादा धूल तैरती है, जहां साल भर की कुल बारिश मुश्किल से 10 इंच के आसपास सिमट जाती है। और फिर भी यही देश दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देशों में गिना जाता है। ये सुनकर पहला सवाल दिमाग में यही उठता है, आखिर कैसे? ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ये सिर्फ गेहूं उगाने की कहानी नहीं है। ये उस साइड की कहानी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हर फसल के पीछे छुपे उसके शैडो साइड की, यानी वो वेस्ट जिसे दुनिया बेकार समझती है, वही अवशेष जो कहीं आग का कारण बनते हैं, कहीं प्रदूषण कहलाते हैं और कहीं किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी बन जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसी बेकार समझी जाने वाली चीज को एक ऐसे खजाने में बदल दिया जिसने उसकी खेती की पूरी परिभाषा ही बदल दी। अब जरा सोचिए, ऑस्ट्रेलिया के सूखे मैदानों में हर साल करोड़ों टन गेहूं का स्ट्रॉ यानी भूसा खेतों में ही क्यों छोड़ दिया जाता है? क्यों ये देश गेहूं जितना ही महत्व उसके भूसे को भी देता है? और वो क्या सोच है, क्या तकनीक है जिसने एक संभावित समस्या को सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया? यकीन मानिए, ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है, क्योंकि जिस चीज को दुनिया प्रदूषण कहती है, जिसे जलाना आसान रास्ता माना जाता है, उसी के भीतर से ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी वैल्यू निकाली जो खेती, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था तीनों को एक साथ बदल देती है। तो चलिए परत दर परत समझते हैं ये हैरान कर देने वाली कहानी कि कैसे रेत, सूखे और सीमित बारिश के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने न सिर्फ गेहूं उगाया बल्कि उसके भूसे को भी सोने से कम नहीं रहने दिया। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जिस पर केवल एक ही देश है, लेकिन ये ऐसा देश है जहां आसमान से बस कुछ ही बूंदें गिरती हैं और इसका लगभग 18% हिस्सा आधिकारिक रूप से रेगिस्तान है और इसके 35% इलाके में साल भर में केवल 10 mm यानी मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादकों में से एक है। हमें पता है, हमारी तरह आपके जहन में भी बार बार यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जहां पानी नहीं होता वहां पर खेती कैसे होती है? और खेती तो छोड़िए, सबसे बड़ी समस्या तो इस बात की है कि जो देश पहले ही फॉरेस्ट फायर से जूझ रहा है, वहां पर फसल के लाखों टन भूसे का क्या होता होगा? क्योंकि भूसे की वजह से आग लगने की संभावना भी ज्यादा रहती है। यकीन मानिए, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने इस प्रॉब्लम का एक ऐसा समाधान ढूंढ निकाला है जिसने उसे गेहूं उत्पादकों में सबसे बड़ा बना दिया है। क्योंकि ये कहानी एक ऐसे इन्वेंशन की है जिसने कचरे को दवा में बदल दिया और रेगिस्तान बनने जा रही जमीन को बचा लिया। हालांकि ये बात सच है कि ऑस्ट्रेलिया का लैंड मास काफी बड़ा है, लेकिन हर जगह की जमीन एक जैसी नहीं है। ज्यादातर इलाके एरिड या सेमी एरिड हैं, यानी या तो ये पूरी तरह सूखे हैं या फिर लगभग सूखे। इनमें डैम और नदियां बहुत कम हैं। धरती में नमी ना के बराबर है, जिसकी वजह से खेती करना यहाँ आसान नहीं होता। और जैसा कि हमने अभी बताया, मिट्टी में नमी बहुत कम होती है और साथ ही धूल भरी हवाएं हमेशा चलती रहती हैं, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद हर साल किसान करोड़ों टन फसलें उगाते हैं। केवल 2023-24 के सीजन में ही ऑस्ट्रेलिया के किसानों ने 28 मिलियन टन गेहूं को हार्वेस्ट किया था। इतनी अनफेवरेबल कंडीशंस के बावजूद इतनी बेहतरीन हार्वेस्टिंग सच में काबिले तारीफ है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा यहीं से शुरू होता है। दरअसल गेहूं के साथ साथ 28 मिलियन टन स्ट्रॉ यानी भूसा भी तो निकला होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका किया जाए। असल में जब गेहूं को काटा जाता है तो उसके साथ जो ड्राई स्टॉक यानी भूसा बचता है, उसका अनुमान है कि हर 1 टन गेहूं के साथ लगभग 2 टन स्ट्रॉ निकलता है। यानी जितना गेहूं होता है उतना ही या उससे भी ज्यादा भूसा निकलता है। ये स्ट्रॉ थोड़ा बहुत लाइव स्टॉक फीड के काम आता है, लेकिन पूरा नहीं। उसके बाद भी बहुत सारा भूसा बच जाता है, इतने कि स्ट्रॉ बेल्स के पहाड़ बन जाते हैं। भूसा कितनी बड़ी समस्या है, ये हमारे देश से बेहतर और कौन समझ सकता है। तभी तो जब फसल कटाई होती है, एनसीआर रीजन पॉल्यूशन में डूब जाता है, क्योंकि किसानों के पास भूसे को जलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। हालांकि वैसे किसानों के पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो इसे प्रोसेसिंग साइट्स पर भेज दें जो बहुत महंगा पड़ता है, या फिर खेत में ही छोड़ दें। लेकिन खेत में छोड़ने से भी बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि स्ट्रॉ के बड़े बड़े बेल्स फील्ड में पड़े रहते हैं जो कभी भी स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे ड्राई और वाइड देश में तो एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी तबाही मचा सकती है।
इसीलिए ये भूसा अब इनके लिए सरदर्द बन गया था। ऑस्ट्रेलिया हर साल वाइल्ड फायर्स से प्रभावित होता है। लाखों एकड़ जंगल इसका शिकार बन जाते हैं। 2024 की बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जब बायरन फायर लगी थी। ये इतना बड़ा था कि इसमें 48,000 एकड़ जमीन जलकर राख हो गई थी। लेकिन ये सिर्फ जंगलों का नुकसान नहीं था, घर, खेत, बिल्डिंग्स और पशु पक्षी तक खत्म हो गए थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस फायर की शुरुआत फार्म लैंड से हुई थी, जहां पर भूसे के ढेर पड़े हुए थे। ऐसा ही एक और केस 2006 में हुआ था, जब एक ट्रैक्टर मालफंक्शन की वजह से आग लगी और 22,000 एकड़ जमीन, 2,500 जानवर और पूरा फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर जलकर बर्बाद हो गया था। जब किसान के पास फसल के बाद बचे वेस्ट को हटाने का कोई आसान तरीका नहीं होता, तो वो मजबूरी में अपने ही खेत में आग लगा देता है। उसे लगता है कि इससे जमीन जल्दी साफ हो जाएगी और अगली फसल बोना आसान होगा। लेकिन यही आग हवा में जहर घोल देती है, मिट्टी के जरूरी पोषक तत्व जला देती है और पूरा इलाका एक बड़े एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में बदल जाता है। क्योंकि 1 टन स्ट्रॉ जलने से लगभग 3,000 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, 128 पाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड और 24 पाउंड पार्टिकुलेट मैटर निकलता है। इन जहरीली गैसों की वजह से स्मॉग, पॉल्यूशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। यानी वेस्ट खत्म करने के चक्कर में हवा और जमीन दोनों को नुकसान हो जाता है। मगर सवाल ये था कि अब किया तो किया क्या जाए। बस फिर क्या था, कुछ ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने एक सिंपल सवाल उठाया, जो चीज हमें वेस्ट लगती है क्या वही हमारी जमीन के काम आ सकती है? फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ड्राई एरियाज में कुछ लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने एक्स्ट्रा स्ट्रॉ को मल्च की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी गेहूं के बाद बचे हुए भूसे को जमीन के ऊपर बिछा दिया गया और उसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल अगर ड्राई सॉइल की बात की जाए तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है, ये हाइड्रोफोबिक क्रस्ट बन जाती है। यानी मिट्टी इतनी ज्यादा सूख जाती है कि वो पानी को रिपेल करने लगती है। जब बारिश होती है तो पानी मिट्टी के अंदर नहीं जाता बल्कि ऊपर से बह जाता है। यही वजह थी कि वैज्ञानिकों ने मिट्टी पर स्ट्रॉ बिछाया ताकि जब बारिश हो तो कुछ पानी अंदर जा सके। यकीन मानिए, बारिश के बाद नजारा ही बदल गया। स्ट्रॉ ने पानी को अपने अंदर सोख लिया और अपने वजन से 2 गुना ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके उसे धीरे धीरे मिट्टी में छोड़ने लगा। बस फिर क्या था, मिट्टी हाइड्रेटेड रहने लगी, वाटर रेपेलेंट क्रस्ट टूटने लगी और पानी मिट्टी के अंदर टिकने लगा। जिस काम को बारिश ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर नहीं कर पाई, वही काम इस भूसे ने कर दिखाया। कम पानी में भी इसने मिट्टी को ढककर नमी बचाए रखी, जमीन को जिंदा रखा और खेतों को दोबारा उपजाऊ बना दिया। चीन में किए गए प्रयोगों से पता चला कि जब स्ट्रॉ को मिट्टी पर छोड़ा गया तो सॉइल मॉइस्चर 7% से बढ़कर 22% तक पहुंच गया। साथ ही पानी के इस्तेमाल की क्षमता में भी करीब 35% सुधार हुआ। मतलब साफ था, अब भूसा पानी को जमीन के अंदर रोकने और पहुंचाने लगा था और यही वजह बनी कि ऑस्ट्रेलिया की सूखी धरती दोबारा जिंदा होने लगी। ऑस्ट्रेलिया एक ड्राई देश है। यहाँ धूप बहुत तेज होती है, मिट्टी की ऊपरी सतह जल्दी गर्म हो जाती है और पानी तुरंत उड़ जाता है। लेकिन जब जमीन के ऊपर भूसे की परत बिछी होती है तो वो एक ढाल की तरह काम करती है। ये पानी के उड़ने की रफ्तार कम करती है, मिट्टी को ठंडा रखती है और कुछ हालात में रात की ओस को भी जमा करके दोबारा जमीन में पहुंचा देती है। यानी दिन में स्ट्रॉ सूरज से बचाता है और रात में हवा से नमी खींचकर जमीन को दे देता है। यानी कि एक तरफ धोखा तो दूसरी तरफ चमत्कार। एक छोटी सी चीज ने एक बड़ा कमाल कर दिया। लेकिन अब सवाल ये था कि पानी तो मिल गया, पर फर्टिलिटी कहां से ला कर दी जाए? क्योंकि कई सालों तक सूखी रहने की वजह से जमीन बहुत ही ज्यादा इनफर्टाइल हो गई थी। ड्राई इलाकों की सबसे बड़ी समस्या होती है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी। इसलिए वैज्ञानिकों ने अगला कदम उठाया। एक खेत में भूसे की परत बिछाई गई और दूसरे में नहीं। नतीजा साफ था, जिस खेत में भूसा था वहां पैदावार 8.7% ज्यादा मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भूसा खुद एक प्राकृतिक न्यूट्रिएंट सोर्स है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे जरूरी तत्व होते हैं। जब ये धीरे धीरे सड़ता है तो ये सारे पोषक तत्व मिट्टी में मिलकर उसे फिर से ताकतवर बना देते हैं। इसके साथ ही माइक्रोब्स जो नाइट्रोजन को हवा से खींचकर जमीन में डालते हैं, उनकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। एक तरह से स्ट्रॉ मिट्टी के लिए एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर बन जाता है, जिससे मिट्टी फिर से जिंदा होने लगती है।
उसमें अनेक माइक्रोबैक्टीरिया और अर्थवॉर्म्स होते हैं। स्ट्रॉ उनके लिए एक 5 स्टार रेस्टोरेंट की तरह काम करता है। जैसे जैसे स्ट्रॉ डिग्रेड होता है, ये छोटे छोटे जीव जंतु उसके तत्वों को खाते रहते हैं और जमीन को और भी बेहतर बनाते जाते हैं। इससे मिट्टी की बनावट बेहतर होती है, जमीन में हवा का रास्ता बनता है और पानी अंदर आसानी से फैल जाता है। धीरे धीरे सूखी मिट्टी एक जिंदा इकोसिस्टम में बदलने लगती है, जहां जीवन फिर से पनपने लगता है। इसके अलावा ये वीड्स और डिजीजेस से भी बचाव करता है। दरअसल वीड्स हमेशा फसल के दुश्मन होते हैं, मगर स्ट्रॉ मल्च से नीचे उनके सीड्स को लाइट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। यानी क्रॉप को ज्यादा न्यूट्रिएंट, ज्यादा लाइट और ज्यादा स्पेस मिल पाता है। इससे फार्मर्स को हर्बिसाइड्स कम लगाने पड़ते हैं और उनकी लागत घटती है। ऊपर से स्ट्रॉ एक ड्राई बैरियर बनाता है, जिससे फ्रूट डायरेक्ट सॉइल से टच नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें फंगस, मोल्ड और रॉट जैसी प्रॉब्लम्स का भी सामना कम करना पड़ता है। यानी केवल एक सूखे भूसे से इतने ज्यादा फायदे मिलना सच में काबिले तारीफ है। साइंटिस्ट के पास अभी डेटा लिमिटेड है, क्योंकि हर रीजन में लॉन्ग टर्म ट्रायल्स नहीं हुए हैं। हर टाइप की मिट्टी पर इसका इम्पैक्ट अलग हो सकता है, इसलिए फिलहाल ये सॉल्यूशन प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सल नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। स्ट्रॉ के और भी नए इस्तेमाल ढूंढे जा रहे हैं। ये तो हुई ऑस्ट्रेलिया की बात, जहां भूसे ने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दिया है। तो चलिए अब हम आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं जब भूसा फ्यूल बन गया था। इसके लिए आपको यूरोप की तरफ जाना होगा। यूरोप में एक ब्यूटिलेन एक्स प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जिसे यूरोपियन कमीशन ने फंड किया था। इनका केवल एक ही उद्देश्य था, इस स्ट्रॉ को फ्यूल में बदलना। सुनने में जितना सिंपल लग रहा था उतना था नहीं, मगर चाहे जो भी हो, ये एक ब्रिलियंट आइडिया था। सबसे पहले तो उन्होंने इस स्ट्रॉ को फाइन चिप्स में बदलना शुरू किया। इसके बाद इसे एसिड सॉल्यूशन से ट्रीट किया गया, ताकि स्ट्रॉ के अंदर फंसी शुगर अनलॉक हो सके। इसके बाद इसमें एंजाइम्स डाले गए, जो सेल्यूलोज को तोड़कर सिंपल शुगर में बदल देते हैं। और इसके बाद इसमें छोड़ा गया एक स्पेशल बैक्टीरिया, जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटेलिकम। ये बैक्टीरिया उस शुगर को फर्मेंट कर देता है। बस फिर क्या था, रिजल्ट में एक लिक्विड तैयार हुआ, जिसमें एसीटोन, एथेनॉल और बायोब्यूटेनॉल शामिल था। स्पेन के पायलट प्लांट में अभी 15 टन स्ट्रॉ से 26 गैलन फर्मेंटेड लिक्विड मिला है, जिसे डिस्टिलेशन के बाद प्योर बायोब्यूटेनॉल के रूप में निकाला गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बायोब्यूटेनॉल नॉर्मल पेट्रोल के साथ भी ब्लेंड हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। और सबसे अच्छी बात ये कि इसमें इंजन मॉडिफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। और ये तो कुछ भी नहीं, ये फ्यूल कम वॉलेटाइल होता है, कम पॉल्यूशन करता है और पोटेंशियली फॉसिल फ्यूल्स से सस्ता भी पड़ सकता है। तो आप खुद सोच कर देखिए, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब ऑस्ट्रेलिया का वही वेस्ट स्ट्रॉ गाड़ियों को चलाने लगे। अगर भूसे की बात की जाए तो 2022 में न्यूजीलैंड में भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था और न्यूयॉर्क में भी एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था व्हीट स्ट्रॉ से 3D प्रिंटिंग इंसुलेशन बनाना। इसके लिए टीम ने इस स्ट्रॉ को प्रोसेस करके हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ दिया और उसके बाद 3D प्रिंटर के इस्तेमाल लायक मटेरियल में बदल दिया गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, इससे एक इको फ्रेंडली इंसुलेशन मटेरियल तैयार हुआ जो हीट और कोल्ड दोनों से बचाता है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये स्ट्रॉ फायर रेजिस्टेंट भी होता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि 3D प्रिंटिंग की रफ्तार अभी धीमी है, इसलिए इसे बड़े पैमाने पर अपनाना आसान नहीं है। फिर भी अगर ये तकनीक कमर्शियल लेवल पर पहुंच जाती है तो भूसे के वेस्ट से पर्यावरण अनुकूल बिल्डिंग मटेरियल बनाए जा सकते हैं। इनफैक्ट अब आप इस स्ट्रॉ को सिर्फ वेस्ट नहीं कह सकते। आप खुद सोच कर देखिए, एक चीज जिसे हम कचरा समझ रहे हैं, अगर वही असल में जमीन, हवा और एनर्जी तीनों के लिए बैलेंस फाइनेंशियल रिसोर्स बन जाए तो क्या आपको यकीन होगा? यकीन मानिए, ऑस्ट्रेलिया के फार्म्स में जब स्ट्रॉ जलाया जाता है तो केवल पॉल्यूशन नहीं बढ़ता, बल्कि एक रिसोर्स भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब वही स्ट्रॉ मिट्टी पर बिछाया जाता है तो वो जमीन को पानी देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, माइक्रोब्स को जिंदा रखता है और कभी फ्यूल या इंसुलेशन बन जाता है। तो वो वेस्ट एक नई इकोनॉमी का फाउंडेशन बन जाता है। चाहे जो भी हो, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान आज भी खामोश हैं, लेकिन उनके नीचे एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है और ये कहानी लिखी है इस भूसे ने। एक कहानी इनोवेशन, साइंस और सस्टेनेबिलिटी की। जो स्ट्रॉ कभी आग लगाता था वो अब पानी बचा रहा है।
जो हवा को गंदा करता था वो अब फ्यूल और इंसुलेशन बन रहा है। और हो सकता है कुछ साल बाद जब कोई फार्मर अपने फील्ड में स्ट्रॉ बिछाए तो वो सिर्फ खेत नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को जिंदा कर रहा हो। तो अगर अगली बार जब आप कहीं भूसा देखें तो उसे कचरा मत समझिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने साबित कर दिया है कि कुछ भी वेस्ट नहीं होता। प्रकृति ने जो भी दिया है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है, बस उसे समझने वाली सोच चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी ऑस्ट्रेलिया की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।